नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। शुरुआत करें महाराष्ट्र से खबर के साथ, जहां उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे जिले के मालेगांव में एक बेहद ही हैरान करने वाला बयान दिया। वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को सीधे सत्ता की हनक दिखाते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर वो उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनेंगे तो वो सुनिश्चित करेंगे कि शहर के लिए धन की कोई कमी ना हो, और अगर मतदाता ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो इलाके के विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं देंगे। क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। तुम्ही मला 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिथं काट मारली का मी पण काट मारणार। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय। तो आपके पास वोट है, मेरे पास फंड है, वोट दोगे तो फंड विकास कार्यों में लगेगा, नहीं तो नहीं, ये कह रहे हैं यहां अजित पवार। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विनोद जगदाले जुड़ गए हैं। विनोद, अब इस बयान के बाद राजनीति तो वाकई में गर्मा गई है, लेकिन आखिर ऐसा बयान देना ही क्यों पड़ा? भाई, आप अपने आप को अगर इतना मजबूत समझ रहे हैं तो यहां अपनी सत्ता की हनक दिखा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में फिलहाल 246 नगर पालिका और 42 नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। वोट पड़ने वाले हैं 2 तारीख को, 2 दिसंबर को। तो अभी चुनाव प्रचार चरम पे चल रहा है। अजित पवार ने, जहां जो फाइनेंस मिनिस्टर है राज्य के, उप मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने ये बयान मालेगांव नगर पंचायत के चुनाव प्रचार में दिया। मालेगांव ये कहां पर है? मालेगांव ये है बारामती की बगल वाली नगर पंचायत। तो वो भी अपने हाथ में रखने के लिए अजित पवार ने खुलेआम वोटर्स को एक तरीके से कह सकते कि धमकाई दिया है और कहा है कि 18 से 18 पूरे के 18 जीता कर लाइए, फिर देखिए मैं क्या करता हूं। मैंने जो वादे किए हैं आपसे वो पूरे किए जाएंगे, अगर नहीं किए, अगर आप पीछे हटे तो मैं भी पीछे हटूंगा। आपके पास वोट की ताकत है तो मेरे पास फंड देने की ताकत है। एक तरीके से कह सकते कि कांग्रेस सीधा कह रहे कि ये तो वोटर्स को धमकाने की पूरी साजिश है, और कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल कह रहे हैं कि इसके बारे में हम चुनाव आयोग से जरूर बात करेंगे। आपको बताऊं, अजित पवार वो शख्स है जो भाषण में काफी जोश में कुछ भी बोल देते हैं। इससे भी पहले आपने देखा होगा कि एक 8 से 10 साल पहले की बात है कि डैम में पानी नहीं था, तो उसको लेकर उन्होंने एक भद्दी सी कमेंट की थी, और जिसके बाद काफी किरकिरी हुई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की और खुद अजित पवार की। बाद में उन्होंने खुद भी कई इंटरव्यू में भी कहा कि मुझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। आपने कुछ ही दिनों पहले की अगर बात करूं तो करमाला तहसील है सोलापुर जिले का, वहां की एक ट्रेनी आईपीएस को वहां पर उन्होंने धमकाया था, और उसके बाद वो वीडियो भी वायरल हुआ था। तो अजित पवार हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और ऐसे बयान वो देते हुए हमेशा नजर आते हैं। फिलहाल उनका ये बयान यहाँ पर आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के जो मंत्री है चंद्रशेखर बावनकुले, उनका ये कहना है कि सिर्फ अजित पवार के पास अकेले फाइनेंस देने की पावर नहीं है, वो पावर मुख्यमंत्री की भी है, वो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी है और अजित पवार की है। और जब भी किसी को फंड देना होता है तो हम तीनों एक साथ बैठते हैं, और एक साथ बैठने के बाद किसे कितना फंड देना चाहिए उसके बारे में बातचीत होती है। अकेले अजित पवार का फैसला नहीं है। तो बचाव करने की कोशिश की है अजित पवार की। बावनकुले हमेशा इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि अब कोई भी गलती करे तो उसके ऊपर पर्दा डालने का काम चंद्रशेखर बावनकुले बखूबी करते हुए नजर आते हैं। भाई, पर्दा तो कितना भी डाल ले, लेकिन यहाँ विपक्ष को तो एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया ना। यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरने का अजित पवार को जिस तरह से वो घेरते नजर आ रहे हैं, अब इसे बीएमसी चुनाव का ही अब दबाव कहें कि इस तरह का बयान देने पर मजबूर होना पड़ा अजित पवार को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, अगली ये जो बड़ी खबर आ रही है प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई, क्योंकि जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। अगले 5 साल कमाई पार्टी को दान देंगे पीके। 5 साल की 90% कमाई दान करेंगे प्रशांत किशोर। पार्टी से जुड़े लोगों से भी चंदा देने की अपील की है। जो 1000 रुपए नहीं देगा उससे नहीं मिलेंगे पीके। अब आगे से मेरे से मिलने वाले लोग, मैं अब उस किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में कम से कम 1000 रुपया का जिसने योगदान न किया हो। उस किसी व्यक्ति से बात विचार नहीं करूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में टेंजेबल तौर पर कंडा न लगाए। और सौरभ जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ।
सौरभ, ये कौन सी जमीन तैयार की जा रही है कि कार्यकर्ताओं से ही 1000 रुपए का चंदा मांगना पड़ रहा है, अपनी जो है प्रॉपर्टीज को दान करना पड़ रहा है, जनसुराज के नाम करना पड़ रहा है? पूजा, ये प्रशांत किशोर की नई रणनीति है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगले 5 साल तक वो बिहार की धरती पर बने रहे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास जितने पैसे थे 3 साल में वो पैसे खर्च हो गए हैं और आगे अगले 5 साल में जो वो कमाई करेंगे उसका 90% जो है वो जनसुराज पार्टी के खाते में जाएगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मेरी जो भी संपत्ति है, चाहे चल हो अचल हो, एक संपत्ति को छोड़कर, यानी दिल्ली में मेरा जो घर है उसको छोड़कर बाकी जो संपत्ति है वो हम जनसुराज के नाम कर देंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि आगे चूंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पार्टी के फंड में पैसे नहीं है, और अगले 5 साल तक मुझे पूरा बिहार घूमना है, हर प्रखंड जाना है, हर वार्ड में जाना है और वहां एक दिन मुझे रहना है, यानी एक दिन रात्रि विश्राम करना है। तो इसके लिए पार्टी को और पार्टी में फंड चाहिए, पैसे चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस अभियान में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। तो उन्होंने अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि आप 1000 रुपया जो है वो पार्टी खाते में दे, पार्टी फंड में दे, ताकि इस अभियान को हम अच्छे से चला पाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे मिलेंगे नहीं। तो ये प्रशांत किशोर की एक नई रणनीति है। वो चाहते हैं कि संपर्क में रहें, अपने कार्यकर्ताओं के, बिहार की जनता के संपर्क में रहे, और इसीलिए उन्होंने एक नई रणनीति बनाई है जिसके तहत वो अब पूरे प्रखंड में जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा बिहार में प्रखंड है, तो हर वार्ड में वो जाएंगे और वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे, लोगों से मिलेंगे। साथ ही उन्होंने एनडीए सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर अगले 6 महीने में महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपया नहीं आएंगे तो वो मंत्री के साथ साथ सरकार का घेराव करेंगे और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर एक बार फिर जो है घेरने की कोशिश कर रहे हैं 2029 की तैयारी में, जिस तरह से यहाँ लगते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। अब इस अभियान में उन्हें कितनी सफलता मिलेगी ये देखना होगा, और इसीलिए कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि 1000 सब दीजिए, और जो नहीं देगा वो उनसे नहीं मिलेंगे, उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। अपनी पूरी जो प्रॉपर्टी है वो जनसुराज पार्टी के वो नाम कर रहे हैं, एक दिल्ली वाला फ्लैट छोड़कर। अब इस अभियान में कितने सफल होंगे ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर है चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन पर अब यहां सियासत दिख रही है। संशोधन के विरोध में उतरे पंजाब के तमाम सियासी दल। चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है, ये भगवंत मान ने सीधे तौर पर कहा। ये बिल पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला है। उधर अकाली दल की तरफ से ये बयान आया। वहां कांग्रेस कह रही है कि अगर ये बिल लागू होता है तो गंभीर नतीजे होंगे। शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ के लिए विधेयक ला सकती है केंद्र सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से जुड़ा ये विधेयक है जिसको लेकर तमाम जो पंजाब की जो राजनीतिक दल हैं सब लामबंद होते नजर आ रहे हैं। सियासत यहां अब तेज होती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ से जुड़ा ये बिल, ये विधेयक लाया जा सकता है अब 1 तारीख से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में। अब तमाम जो पार्टियां हैं वो उसके विरोध में हैं, चाहे अकाली दल की आप बात कर लीजिए, कांग्रेस की आप बात कर लीजिए, या फिर आम आदमी पार्टी की। पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा, अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा। उधर अकाली दल सीधा कह रही है ये सीधे सीधे पंजाब के अधिकारों पर हमला है। उधर कांग्रेस इस बिल के लागू होने के गंभीर नतीजों पर चिंतन करती नजर आ रही है। तो अनुच्छेद जो 240 के तहत ये संविधान लाने की तैयारी, संविधान संशोधन। केंद्र ने एक बिल ਜਿਹੜਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਾਰਾ 240 ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਦਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 131ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਯੂਟੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਨਸੂਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ BBMB ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿत ਇਹ ਕੰਮ कर रहे सी। और देखिए इस मामले को लेकर जो एक्स पर पोस्ट अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रमुख कर रहे हैं, आप देखिए भगवंत मान लिख रहे हैं कि आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इस प्रस्तावित संविधान 131वां संशोधन बिल का आप सरकार कड़ा विरोध करती है। ये संशोधन पंजाब के हितों के विरुद्ध है। हम केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के विरुद्ध रची जा रही साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। भगवंत मान का ये एक्सपोस्ट पर आप देख रहे हैं। हमारे पंजाब के गांवों को उजाड़कर बने चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है और हम अपना हक यूं ही जाने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक्सपोस्ट आप देख रहे हैं, जिसमें वो इस संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करते नजर आ रहे हैं। और देखिए अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी इस मामले को लेकर किस तरह से विरोध कर रहे हैं। एक्सपोस्ट पर लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर यह सीधा हमला है। फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाकर पंजाबियों के हक छीनने की ये मानसिकता बेहद खतरनाक है। जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा, अनाज, पानी और इंसानियत के लिए हमेशा बलिदान दिया, आज उसी पंजाब को उसके अपने हिस्से से वंचित किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है। ये अरविंद केजरीवाल का लंबा चौड़ा ट्वीट हम आपको दिखा भी रहे हैं। और आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। अमित, ये मामला तो यहाँ सीधा साधा सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है। 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इधर इस संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरह से जिस स्तर पर विरोध राजनीतिक दलों का दिख रहा है, लग रहा है आसान होगा सरकार के लिए पास कराना संसद में। देखिए पूजा, जिस तरीके से ये खबर जब निकल के आई कि सरकार जो है चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत जो है यूटी का दर्जा जो है देना चाहती है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने इसका कड़ा विरोध किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से के बाद एक मुख्यमंत्री के अलावा कई सारे ऐसे मंत्री नेता जो हैं उन्होंने ट्वीट किया और बयान जारी किया कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार पंजाब के साथ गलत व्यवहार कर रही है, धक्का कर रही है, वो कहीं ना कहीं पंजाब से चंडीगढ़ को छीनना चाहती है। और यही वजह है कि इस तरीके से जो 131 अमेंडमेंट जो है बिल जो लेकर आया जा रहा है वो इसी तहत किया जा रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भी प्रधान राजा वड़िंग ने भी इस बात का कड़ा विरोध दर्ज कराया है कि जिस तरीके से लगातार इससे पहले हमने देखा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर इसी तरीके से हंगामा हुआ था जब सेनेट को भंग किया गया था। उसके बाद जो छात्रों का विरोध हुआ और उसके बाद उस जो कार्रवाई थी उसको वापस लिया केंद्र ने। लेकिन अब चूंकि मामला चंडीगढ़ का है और सभी पार्टियां, जो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, आम आदमी पार्टी हो या शिरोमणि अकाली दल हो, ये सभी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी को इस पूरे मुद्दे पर जो है वो घेर रही है। और बार बार यही कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ को जो है पंजाब से छीनने की कोशिश जो है वो की जा रही है और सभी पार्टियों का जो हमला है वो बीजेपी की तरफ है, क्योंकि बीजेपी के पंजाब के किसी भी नेता की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां जो है वो पुरजोर तरीके से विरोध करेंगी, चाहे संसद हो या सड़क हो। आपको बता दें कि थोड़ी देर में इसी मुद्दे पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जो है वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और सरकार का पक्ष रखेंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार जो है लगातार पंजाब के साथ धक्का कर रही है, पंजाब को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है वो लगातार कर रही है। तो ये मामला जो है वो काफी गर्मा गया है और इस मुद्दे पर तीनों पार्टियां, खासकर तीनों राजनीतिक, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी
पार्टी एक साथ नजर आ रही है और सबने यही बात कही है कि वो मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे और किसी भी तरीके से चंडीगढ़ को जो है वो पंजाब के बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ की जो जमीन है वो पंजाब की है, पंजाब का हिस्सा है और अगर इस तरीके से यूटी से बनाया जाता है तो पूरी तरीके से पंजाब का कंट्रोल जो है वो चंडीगढ़ से चला जाएगा। आपको बता दें कि अगर ये अनुच्छेद 240 के तहत अगर इसको लाते हैं तो एक तरीके से एलजी शासन जो हो जाएगा, जिस तरीके से दिल्ली, पौंडीचेरी या अंडमान निकोबार जैसे जो राज्य है उस तर्ज पर, और पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो एलजी के पास चला जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से एलजी के पास चला जाएगा। तो सीधे तौर पर सभी पार्टियां जो है इस मामले में केंद्र सरकार को और बीजेपी को इस मामले पर घेर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब केंद्र सरकार और पंजाब कहीं ना कहीं आमने सामने यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं इस संशोधन विधेयक को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित इस तमाम जानकारी के लिए। अगले आगे बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी सिलेबस बदलने से यहाँ सियासी बवाल जो है दिख रहा है। अकबर, टीपू सुल्तान के नाम से ग्रेट शब्द हटेगा। क्लास 9, 10th और 12th की किताबों में अगले साल से ये बदलाव होगा। आरएसएस और बीजेपी ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उधर विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। अगले साल सिलेबस में ये बदलाव होना है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बदलाव ये होना है कि अकबर और टीपू सुल्तान के नाम से ग्रेट शब्द हटा दिया जाएगा। दिव्या जुड़ गई हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्या, ये बवाल तो जाहिर तौर पर होगा ही जब इस तरह का मुद्दा सामने आता है। क्या फैसला लिया गया है दिव्या? बिल्कुल, देखिए पूजा, एनसीईआरटी के इतिहास की किताबों में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं और ये चूंकि एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके तहत ये बदलाव बताए जा रहे हैं। अगर बदलाव की बात की जाए तो अब मुगल शासक अकबर और मैसूर के जो शासक हैं टीपू सुल्तान, उनके नाम के आगे से महान जो द ग्रेट लिखा होता था उस शब्द को हटा दिया गया है। लेकिन साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि ये उस लंबी और बहुत समय से चली आ रही बहस को आगे बढ़ाएगा, जिसमें भारतीय इतिहास को लगातार केंद्र सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि इतिहास को सही और संतुलित नजरिए से दिखाने की मांग की जा रही थी। लेकिन साफ तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो अभी लगभग 15 कक्षाओं में ये बदलाव जो है वो दिखने लगेगा। हालांकि कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं की किताबों में ये संशोधन जो है वो अगले साल से लागू होंगे। हमारे पास न्यूज 24 के पास कुछ 8वीं की जो किताब है उसके कुछ अंश हैं जिसमें साफ तौर पर ये जो बदलाव है वो देखा जा सकता है। उसके बाद जो आरएसएस के नेता हैं सुनील अंबेकर, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक व्यक्तियों को किताबों से पूरी तरह हटाया नहीं गया है, सिर्फ जो शासक हैं जिनके बारे में अभी तक उनकी पॉजिटिविटी या फिर ये बताया जाता था कि वो कितने महान हैं, अब ये भी बताया जाएगा कि उनके द्वारा किए गए जो क्रूर कृत्य हैं वो क्या है, जिससे कि दोनों साइड का जो पक्ष है वो रखा जाए। बच्चों को ये जानना जरूरी है कि अगर एक शासक महान था तो उसके द्वारा किए गए और ऐसे काम कौन से थे जिन्होंने उस वक्त बहुत सी ऐसे दिशा निर्देशों को फॉलो किया जो कि नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आरएसएस की अगर माने तो उनका कहना है कि एक पॉजिटिव काम हो रहा है और सकारात्मक और क्रूर दोनों कामों का सही मूल्यांकन जो है वो पेश किया जा सके, इसके लिए एक अहम बदलाव है। लेकिन विपक्ष के निशाने पर है, क्योंकि साफ तौर पर विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा है कि क्या इतिहास की किताबों में इतिहास बदलने से आप सकारात्मक। चलिए ठीक है, तो एक तरफ इतिहास बदला जा रहा है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है, और सही मूल्यांकन यानी नेगेटिव और पॉजिटिविटी दोनों ही चीजें उन शासकों के बारे में विद्यार्थियों तक पहुंचे, ये मकसद है यहाँ पर सत्ता पक्ष का। वैसे में बवाल तो जाहिर तौर पर यहाँ देखने को मिलेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिव्या इस तमाम जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है।